नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडो टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। सियासी फिजा इस समय बदली हुई है। भले ही ठंड पड़ रही हो, लेकिन सियासत में इस वक्त जो तापमान है वो 45 डिग्री से भी ज़्यादा है। और इंडो टॉक राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन एक कह सकते हैं कि एक ऐसा गिफ्ट दे दिया जिसे सुनकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहद खुश होंगे। मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन वो तोहफा दे दिया जिसे नरेंद्र मोदी अमित शाह ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। आज मायावती ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटों को बीजेपी कैसे जीत सकती है। मायावती ने उसके रास्ते खोल दिए। मायावती ने अपनी सियासी चाल जो खेली, मायावती उस सियासी चाल में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो मायावती के सियासी चाल में फंस गई। मायावती ने आज ऐलान की कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती कहती है कि गठबंधन में हमें नुकसान होगा। मतलब मायावती अकेले दम पर सियासत करेगी। मायावती अकेले दम पर राजनीति के शिखर पर पहुंचने की रास्ता साफ करेगी। मायावती दम भर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव जीत सकती है। इससे पहले मायावती 2014 में अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी। तब मायावती को 80 में से 0 सीट मिला था। 2022 में भी मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ी, लेकिन फायदा किसको हो गया? बीजेपी को। क्या 2024 में भी मायावती बीजेपी के जीतने के रास्ता साफ कर दी? इसके साथ आपको एक और खबर बताएंगे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो गया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 66 दिन तक चलेगी। आज दूसरा दिन है और अब 64 दिन बचे। क्या इन 64 दिनों में राहुल गांधी देश के सियासत के फिजाओं को बदल पाएंगे? क्या इन 64 दिनों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के उस राम मंदिर के जरिए, जो हिंदू राष्ट्र का नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, राम मंदिर के जरिए हिंदू राष्ट्र का और संघ बीजेपी का वो सोच जो हिंदू राष्ट्र की सोच है, उस सोच का एक नए कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है राम मंदिर के जरिए। और एक लहर बनाने की शुरुआत बीजेपी ने कर दिया राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का। उस लहर को काट पाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये भी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मायावती से। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ ऐसा खेल खेल लिया कि सारे राजनीतिक पंडित हैरान हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मायावती को समझना नामुमकिन है। आज भले ही मायावती ये कह रही हो कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाए, क्या पता मायावती इंडिया अलायंस में चले जाए। क्या पता मायावती अपनी एक नई राजनीतिक राह पकड़ ले और मायावती एक नई राजनीतिक खेल रचा। मायावती एक नई राजनीतिक गेम प्लान तैयार कर दी। खैर साथियों, आप आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आज मायावती ने क्या बड़ी बातें कही। मायावती की प्रमुख बातों को समझिए। अखिलेश यादव गिरगिट है। मायावती ने कहा, इंडिया गठबंधन दिल्ली में बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश बीएसपी के साथ बातचीत को लेकर टक टेबल दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर मायावती पार्टी के गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को अपना स्टेक क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से सपा को बाहर जाने की बात तक कह दी थी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सांप्रदायी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां इन्हें दलित और अति पिछड़ों को अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकती है। आरक्षण का पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ये शब्द मायावती की थी। मायावती आज अपने जन्मदिन के दिन मीडिया से बातचीत कर रही थी और मायावती के शब्द के मायने आप समझ सकते हैं, सियासी खेल को आप समझ सकते हैं। इन टॉक अक्सर ही राजनीति के विश्लेषणों में सबसे विश्वसनीय रहा है। हमने आपको ये बता दिया कि मायावती अपनी पट्टे इतना जल्दी खोल देगी वो संभव नहीं है, और मायावती ने अपने पट्टे नहीं खोले। आज मायावती जब ये कहती है कि 2024 में जिसकी सरकार बनेगी बीएसपी उसके साथ
60 चले जाएगा। अगर सम्मानजनक पद बीएसपी को मिलती है सरकार में तो बीएसपी चले जाएगा। मतलब मायावती ने क्लियर अपना पट्टा नहीं खोला। मैंने पिछला वीडियो में बताया था मायावती इतनी जल्दी पट्टा नहीं खोलेगी और वही हुआ। दूसरी बड़ी बात, मायावती ने इंडिया अलायंस को नो कह दिया। मतलब सीधे तौर पर इंडिया अलायंस में मायावती नहीं जाएगी और ना ही एनडीए का हिस्सा बनेगी। इससे पहले 2014 में मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, तब 80 में से 0 सीट मिला था, लेकिन मायावती का जो वोट बैंक था वो बना हुआ था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मायावती का जो वोट बैंक है वो 12.5% से 13% तक के बीच का है। और मायावती को वो खूबी पता है कि वो अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ेगी तो परिस्थिति क्या होगा। जो मायावती का कोर वोटर है जाटव, वो जो पिछले बार गठबंधन में रहने के कारण बीजेपी की तरफ चला गया था, वो कोर वोटर मायावती के 60-80 सीटों पर रहेगा। यहीं से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर मायावती का कोर वोटर जाटव और अन्य दलित जाति के वोटर एकजुट रह गया तो सियासी खेल यहीं पलट जाएगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, मायावती ने फ्री राशन की जो स्कीम है उसे गुलामी का टूल बताया, यानी फ्री राशन का जो स्कीम को मायावती ने गुलामी का टूल बताया। चौथी बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं जो मायावती ने कही, क्लियर कर दी मायावती अपनी फ्यूचर प्लानिंग को। मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर फ्यूचर पॉलिटिक्स की लाइन को क्लियर कर दी, ये कि वो सियासत के संन्यास नहीं लेने जा रही है। दूसरा ये कि वो बीएसपी को लोकसभा चुनाव में एकला चुनाव के फॉर्मूले पर बढ़ेगी। और तीसरा ये कि बीएसपी को सत्ता में लाना है। केंद्र की सियासत को प्रभावी रोल में मायावती फ्यूचर टॉक्स है। मायावती ने अभिषेक आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तभी से उनके फ्यूचर को लेकर अटकलें का दौर था। अब फ्यूचर प्लानिंग को स्पष्ट कर दिया कि वो सियासत में तो रहेगी और वो रिटायर नहीं होने वाली है। जो रिटायरमेंट की बात की जा रही कि मायावती अपने भतीजों को सत्ता सौंप कर चली जाएगी, मायावती ने अपना फ्यूचर प्लानिंग में ये बता दिया कि वो अभी रिटायर नहीं होगी। और मायावती अभी रिटायर नहीं होगी तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस दिशा में बढ़ेगा। मायावती ने सब कुछ आज स्पष्ट कर दिया। आज मायावती ने अपनी भविष्य की रणनीतियों को बता दिया। आज मायावती ने अपनी भविष्य की नीतियों को स्पष्ट कर दिया। मायावती आज जो बोली उससे सियासत में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि मायावती अगर इतना जल्दी अपने पट्टे खोल देती तो शायद मायावती को ये भी डर था, अगर वो कह देती वो इंडिया अलायंस में जाएगी तो मायावती के भतीजे और मायावती पर सीबीआई ईडी का कहीं ना कहीं छापा पड़ जाता। मायावती ने एक रणनीति के तहत अभी पट्टे नहीं खोले, सीधे कह दिया जिसकी सरकार केंद्र में बनेगी अगर उस चीज सम्मान बीएसपी को मिलता है तो मायावती उस सरकार में शामिल होगी। अब मायावती ने एक सियासी चाल खेला और इस सियासी चाल में दोनों ही फंस गई, इंडिया और एनडीए। मायावती अब 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती का कोर वोटर है जाटव। मायावती के साथ जाटव वोटर, इसके अलावा दलित के अन्य जातियों का वोट मिल जाता है तो मायावती 15 से 17% वोट ला सकती है। और 15 से 17% वोट बैंक में मायावती ला देती है तो किसी को तो नुकसान करवाएगी, इंडिया अलायंस को करवाएगी या फिर वो नुकसान एनडीए को होने जा रहा है, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए कि मायावती का जो कोर वोटर है जाटव, पिछले बार जहां जहां मायावती चुनाव नहीं लड़ी थी वो बीजेपी के साथ गया था। अब परिस्थिति ये कि मायावती 80 के 80 लोकसभा चुनाव 80 से 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि मायावती इंडिया अलायंस को भी नुकसान करवा सकती है और मायावती बीजेपी को भी नुकसान करवा सकती है। जब मोदी लहर की बात करते हैं, जब राम मंदिर के बाद एक लहर आएगी और उस लहर का नतीजा क्या होगा, राम मंदिर के बाद जो लहर आएगी उसमें जो वोट शेयर की वृद्धि होगी, बीजेपी के वर्तमान 44% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 2022 के परिणामों के अनुसार, तो उसमें 6% वोट शेयर बढ़ेगी। 6% बढ़ने का मतलब है 50 से 51%। अगर ये हो जाती है तो बीजेपी एक बड़ी जीत को हासिल कर सकता है और उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें बीजेपी को जितना मुश्किल नहीं होगा। जिस प्रकार से राम मंदिर के बाद हिंदुत्व की एक लहर पड़ेगी, हिंदुत्व की लहर या फिर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो इस पर सबसे पहले अगर किसी किताब में लिखा गया था वो पुस्तक है 24 की रणभूमि। 24 की रणभूमि के बुक में मैंने ही स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि 2024 का चुनावी मुद्दा हिंदू राष्ट्र होगा। जो बातें मैंने 24 की रणभूमि में लिखा था वो बातें अब सच हो रही है। 2024 की रणभूमि के बुक को आप चौर ऑर्डर कीजिए और 2024
2024 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर करना बड़ा आसान है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार और आपको 24 का रणभूमि के बुक मिल जाएगा। अमेजोन पर तो फ्री डिलीवरी चल रहा है, अमेजोन से आप फ्री डिलीवरी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। खैर साथियों, हम खबर में आगे बढ़ते हैं और खबर में हम आगे बढ़ते हैं भारत जोड़ो यात्रा बढ़ाते। राहुल गांधी ने 66 दिनों के लिए मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा निकाला और इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या सियासत के फिजाएं बदलेगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा से सियासी फिजाएं बदलने जा रही है? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और मणिपुर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया। कल का उस वीडियो को, छोटा सा वीडियो में राहुल गांधी का वो दिखाता हूँ। राहुल गांधी मणिपुर में क्या बोले, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। कहते थे 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार जिन राज्यों से गुजरेगी उन राज्यों पर हम बात करेंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 जो है, इसमें कुल 355 लोकसभा सीटों को कवर किया जाएगा, यानी कुल 355 सीटों को राहुल गांधी कवर करेंगे और इसमें 160 सीटों पर कांग्रेस सीधे तौर पे चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस के सीटों को छोड़ दे तो कांग्रेस इसमें से 160 सीटों पर सीधे चुनाव लड़ेगी और उसका मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से होगा। सीधा फाइट बीजेपी से होगा। मतलब इस खेल को समझिए, इस रणभूमि के तरीके को समझिए और 24 की रणभूमि के पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो आप बहुत कुछ समझ जाइएगा। लेकिन इस वक्त 355 सीटों में 160 सीट पर कांग्रेस पार्टी अगर सीधा लड़ेगी तो मायने समझ सकते हैं। अमित शाह और बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति है 1 to 1 का मुकाबला होगा। मतलब बीजेपी के सामने कांग्रेस का एक कैंडिडेट खड़ा होगा। ऐसे में क्या तस्वीर पेश हो सकती है? क्या मुस्लिम वोटर, दलित वोटर, ये सब वोटर क्या कांग्रेस के पक्ष में आएगा? मुस्लिम वोटरों की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है, लेकिन जब दलितों की बात करें, जब ओबीसी समाज की बात करें तो यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरह से राजनीति बदल जाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो राजनीति होगी वो हिंदुत्व राष्ट्र की लहर होगी, वो हिंदुत्व की लहर होगी। इस पर मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी का फोकस क्या है? कांग्रेस पार्टी इस समय ओबीसी जातियों में तोड़फोड़ करना चाहती है, ओबीसी जातियों के वोट बैंक को काटना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करने से भी एक खास संदेश दे दिया। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि जब भी इस देश में सियासी यात्रा निकलती है तो क्या तस्वीर होती है। भले ही कांग्रेस पार्टी कह रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीति यात्रा नहीं है, इस देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यात्रा निकालता है तो समझ लीजिए वो राजनीति के उद्देश्य के लिए निकाला जा रहा है। बिना राजनीति के उद्देश्य से कोई पॉलिटिकल पार्टी यात्रा नहीं निकलता है। इससे पहले 1983 में एक यात्रा चंद्रशेखर ने निभाया था, भारत यात्रा। उस यात्रा का फायदा चंद्रशेखर को इतना हुआ कि वो प्रधानमंत्री बन गए देश के। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाला था, उस रथ यात्रा का ही फसल आज नरेंद्र मोदी काट रहे हैं। जो राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाला था। 2017 में प्रजा संकल्प यात्रा जगन मोहन रेड्डी ने निकाला था। उसका फायदा ये हुआ कि जगन मोहन रेड्डी चुनाव जीते और वर्तमान में मुख्यमंत्री है। 2017 में नवादा परिक्रमा यात्रा दिग्विजय सिंह ने निकाला था और उसका फायदा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उस समय
सत्ता में आ गई। 2223 में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 राहुल गांधी निकाला। उसका फायदा क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में सरकार बना लिया। अब भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा निकल रहा है। क्या भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा से राहुल गांधी को कुछ फायदा होगा? राहुल का जो कोर टीम है, राहुल गांधी के कोर टीम में पॉलिटिकल एडवाइजर्स है, इसके अलावा बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं। उनका उद्देश्य क्या है? राहुल गांधी के कोर टीम का उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। गेम प्लान राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी चाहते हैं कि पिछली बार जहाँ पर जिन सीटों पर अब भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 निकल रहा है, उन सीटों पर कांग्रेस का पिछले बार 14-19 में जो स्ट्राइक रेट था वो 5% से कम था। लेकिन 2024 में राहुल गांधी का लक्ष्य है 15 से 20% पहुंचाने का। खेल को समझिए, सियासी तस्वीर को समझिए। मैंने इसलिए कहा था क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सियासी फिजाओं को बदल सकते हैं? क्या राहुल गांधी ये कर पाएंगे? तो ये मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से राहुल गांधी करना चाहते हैं। इन सीटों पर 5% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था। राहुल गांधी इस स्ट्राइक रेट को 15 से 20% तक पहुँचाना चाहते हैं। बीजेपी का 30 सीटों का नुकसान हो जाए तो बीजेपी के पास कितनी सीटें बचेगा? तो बीजेपी के पास 273 सीटें बचेगा। लेकिन यहीं पर अगर 40 सीटों का नुकसान करवा दिया जाए तो बीजेपी के पास कितनी सीटें बचेगी? 263 सीटें। तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का प्लान यही है कि बीजेपी को 272 प्लस से नीचे रोकना। कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर काम कर रहा है इसे आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ये कि बीजेपी को 30 से 40 सीटों का लॉस करवाया जाए उन जगहों पर जो कि हिंदी पट्टी के राज है, जहां मोदी लहर चल रहा है, जहां मोदी लहर सबसे ऊपर पहुंच चुका हो, जहां पर मोदी के पास पाने के लिए अब कुछ ना बचा हो। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे बेहतर सीटें जीती है, वहां पर अगर एक सीटें बढ़ा भी लेती है तो नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मिलने वाला है। गुजरात में नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं, 26 सीटें जीते हैं। क्या 26 में 27 सीट जीत सकते हैं जब वहाँ पर 26 लोकसभा सीटें? मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ये कहा जा रहा है ना कि चुनाव किस प्रकार से, यानी आप समझ सकते हैं कि टीम राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि जहां जहां बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी है उन सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। टीम राहुल गांधी का प्लान यही है और टीम राहुल गांधी का प्लान यह है कि बीजेपी को ज़्यादा नहीं बस 30 से 40 सीटों का लॉस करवा दिया जाए तो बीजेपी 2024 में कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी और बीजेपी को ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बीजेपी की सरकार ना बने। ये टीम राहुल गांधी का प्लान है, लेकिन टीम राहुल गांधी के लिए दाव आसान नहीं है क्योंकि टीम राहुल गांधी को भी पता है जो उत्तर प्रदेश जीतेगा ना वही देश पर राज करेगा। इसलिए टीम राहुल गांधी मार्च में उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी दिन रुकने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं को भी बदलने के प्रयास करेंगे। बिहार भी आएंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में। बिहार में भी सियासी तस्वीर उस समय जब महागठबंधन की सरकार बिहार में और पिछली बार 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? पिछली बार 2019 की जब हम बात करते हैं तो 2019 में 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी बिहार में चुनाव जीती थी। तो टीम राहुल गांधी हो या फिर इंडिया अलायंस का जो कोर टीम है उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो इस विजय रथ को कैसे रोक पाएगा बिहार में, जहां से कहीं ना कहीं जब हिंदुत्व की लहर होगी, जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी, जो क्योंकि मैंने अपने पुस्तक 24 की रणभूमि में लिखा है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब हिंदू राष्ट्र की लहर होगी, जब हिंदुत्व की लहर होगी तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस वो काम कर सकती है कि बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकती है? बंगाल में असली खेल होगी। इंडिया अलायंस को जो उम्मीदें हैं ना बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से, यही वो राज्य है जहाँ से इंडिया अलायंस ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है और इंडिया अलायंस इन्हीं राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा अलायंस बता दिया कि राहुल गांधी का प्लान क्या चल रहा है और मायावती क्यों अपने पट्टे नहीं खोल रही, क्योंकि मायावती को पता है कि अभी अगर वो अपने पट्टे खोल देती है तो ईडी और सीबीआई का खौफ मायावती को दिखाया जाएगा और मायावती उसमें बुरी तरह से फंस जाएगी। राहुल गांधी को इस समय अगर ये सियासी फिजाओं को बदलनी है तो उनके पास बस 64 दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासत के इन फिजाओं को बदल सकते हैं। अगर राहुल गांधी ये नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी अपनी सियासत में सबसे नीचे जा सकते हैं और राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकता है। तो राहुल गांधी अगर सियासत के इन फिजाओं को बदलना चाहते तो उनके पास बस
64 दिन बचे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अगर सियासत के इन फिजाओं को नहीं बदल पाए तो समझ लीजिए इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2029 तक ये मौजूदा विपक्ष शायद जीवित रह पाए। और विपक्ष अगर इस चुनाव को अंतिम चुनाव मान रही है तो विपक्ष को मजबूती से इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी विपक्ष को मौका नहीं देने वाली है। और नरेंद्र मोदी शाह की जोड़ी कहीं ना कहीं रणभूमि 24 की रणभूमि को जीतते ही 29 की रणभूमि पर फोकस कर देगी। और नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी फिर से आई तो सियासत की एक नई तस्वीर और एक नई फिजा तैयार हो जाएगी। और इस नई फिजाओं में शायद विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं। अब इस स्वयं कह चुके हैं कि ये जो चुनाव है इस प्रकार से जीतना है कि विपक्ष दोबारा बीजेपी के सामने खड़ा ना हो पाए। इसलिए तो मौजूदा विपक्ष ये कह रहा है कि ये अंतिम मौका है जब वो चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए तो मौजूदा विपक्ष ये कह रहा है कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद मौके नहीं मिलेंगे। और मौजूदा विपक्ष को और सारे इंडिया अलायंस को पता है ये चुनाव हारे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। और साथ में सबसे विश्वसनीय पुस्तक पढ़ना है तो 24 की रणभूमि के बुक को पढ़िए। शशिकांत कुमार अमेजोन पर लिखिए, फ्लिपकार्ट पर लिखिए और 24 की रणभूमि के इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि राजनीति के सबसे विश्वसनीय विश्लेषण अगर इन टॉक पर होता है तो राजनीति का सबसे विश्वसनीय पुस्तक 24 की रणभूमि है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए इन टॉक के साथ।